गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। दे दो। वेरी गुड इवनिंग। माणी, कैसा गया टेस्ट? बढ़िया। 250 मार्क्स, रैंक 1, बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड, शानदार। माणिक, बधाई हो भाई, बढ़िया बधाई। ठीक है। और जी, और बाकियों की क्या हाल है? वेरी गुड इवनिंग। अपने अपने मार्क्स बता दो यार जल्दी से। और आप सभी को 15 अगस्त के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। 216 अथर्व। वंश, बेटा अपने मार्क्स बताओ पहले, फिर देखते हैं। 162 आयुष, भावादीप 108, सत्यम 188। फैंसी बहुत कम मार्क्स है। 159 आर्यन। भावादीप बार बार मत लिखो। अमन बहुत कम है। प्रवीण 120। रुचित के 104। बेटा जो टेस्ट अभी हुआ था उसी की बात कर रहा हूं मैं तो। आलेख 150। कार्तिक 116। आकृति 142। भार्गव ओनली केमिस्ट्री 40, केमिस्ट्री 78। अंकित 110। थोइहन 135। हरेंद्र 128। ऋतुराज 197। वंश कह रहा पता नहीं पेपर में डायग्राम नहीं दिखते ऐसा। अजीब सी प्रॉब्लम है बेटा। अरुण 167। चलो यार, आज पेपर तो अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। अगर पेपर में कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। समीर 201, बढ़िया जी बढ़िया। अमन, एक क्वेश्चन क्या लिखा मैं पढ़ नहीं पाया। डायग्राम ब्लैकआउट हो जाते तो देखो यार, सबके साथ तो नहीं होता। तुम्हारे साथ ही लग रहा है तो प्रॉब्लम। प्रणव 190, 109। अमन 97। चलो तो आज तो अभी हम आगे बढ़ाते हैं। होमवर्क सामने दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया था। डायग्राम सही थे भाई।
हाईएस्ट मार्क्स मुझे लगता है 250 होंगे। माणिक, रूपक आज तो नहीं कर रहे, चलो टेस्ट, क्योंकि अभी मेरे पास पेपर है नहीं, तो जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। सोनू कह रहा लास्ट टाइम एडवांस वाले टेस्ट का डिस्कशन भी रह गया था। माधव, अभी बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन का टाइम नहीं आया बेटा, पहले अभी बहुत टाइम है बोर्ड्स में। चलो तो जल्दी से ये होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम S1 और काइनेटिक्स में चलिए तो पहले O1 में आ जाते हैं। O1 में 1 से 8 में कोई डाउट है क्या? सॉरी 1 से 10 में है क्या कोई डाउट O1 में? पहले O1 के पूछ लीजिए, फिर S1 पर आते हैं। एक्सरसाइज नंबर भी लिखो। इश्यू एक्सरसाइज कौन सी है? कार्तिक, क्वेश्चन नंबर 9 का तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है वो भी लिखो। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आगरा तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा जिसका के ज्यादा है तो बॉम्बे। O1 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बदल लीजिए, बॉम्बे। ठीक है, जिसका के ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, जिसका के की बात कर रहा हूं, पीके के ज्यादा तो पीके कम होगा। चलिए, रुद्रेश का कहना है क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज, बेटा H प्लस OH आयन डालने से नहीं बढ़ता है, केवल एक ही आंसर है, दिल्ली। कौशल का कहना है कि सर क्वेश्चन नंबर 9th में कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है क्या? देखो HCl स्ट्रॉन्ग है, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, चाहे उसके कारण pH 7 हो या pH 6 हो। स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड होते हैं अल्फा से, जिसका अल्फा 1 वो स्ट्रॉन्ग, जिसका के ज्यादा उसके हिसाब से। रूपक, के से डिसाइड करोगे, केवल के से कंपेयर करना है। जिसका के ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसका के कम वो कम स्ट्रॉन्ग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि HCl भी 100% आयनाइज हो रहा है, HNO3 भी हो रहा है,
लेकिन जिसका के ज्यादा होगा वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रोंग कहलाएगा। और बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं बता रहा हूं मैं, आगे बढ़ो। गौर बेटा चैप्टर करते ही क्यों है? जब क्वेश्चन नंबर 2 ही बताना पड़ जाए तो चैप्टर करने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, छोड़ दो, सही सजेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पीएच पहले 2, पीएच 2 मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, और जब पीएच 3 तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -3। दोनों में कितने मोल्स है? मोल्स निकाल लो। 1 लीटर है, अगर 1 लीटर है तो यहां मोल्स 10 की पावर -2, यहां 10 की पावर -3, दोनों का डिफरेंस निकालो। इसको ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा, 10 इंटू 10 की पावर -3, ये 1 इंटू 10 की पावर -3, दोनों का डिफरेंस निकालोगे 9 इंटू 10 की पावर -3 विच इज 0.009। शर्म करो, ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो तुम लोग। एम यूनिट है बेटा, ये लिखने का तरीका होता है क्वेश्चन नंबर 8 में। एम अपॉन, यानी दिस इज 1/200, मोलरिटी है वो। वेरी गुड। 10th में बता दूं तो तुम करो ही क्यों बेटा, है? सॉरी 8th भी मैं बता दूं, है अमन? गजब। क्वेश्चन नंबर 10, अमोनिया एसिड है या बेस है भाई? अमोनिया एसिड है या बेस है? बेस डालूंगा तो क्या होगा? पानी में अमोनिया डालने पर क्या होगा? किस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, यह पूछा जा रहा है। अद है यार, हाँ? किस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी? अमोनिया बेस है, पानी में बेस डालोगे तो OH आयन बढ़ेगा, OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगी। चलिए S1 पर आ जाओ। एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए, बस एक वो करेक्शन था वो अलग बात है, और आ रहा है तो बहुत गलत बात है, बहुत, यानी आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, रूपक बेटा समझा चुका, जितना समझाना था समझा चुका, आगे S1 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा दे रखा है 3.6 इंटू 10 की पावर -7, परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, इसीलिए यहां पर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा अल्फा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है? C अल्फा। पानी की कंसंट्रेशन आप सबको पता है 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू अल्फा, और KW कितना होता है? H प्लस बी सी अल्फा, OH आयन भी C अल्फा, तो C अल्फा का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। फोर्थ नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आई थिंक कुछ तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। 8th 9th
10th तक पहले डिस्कस हो चुके हैं, 11 तक पहले डिस्कस हो चुके हैं। आगे बढ़िए 23 तक, अच्छा सॉरी 15 से 23 तक बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दो चीजें पूछी है। एक तो पीएच में चेंज कितना होगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में HCO माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी। आई थिंक इनिशियली पीएच कैसे निकालोगे, 1.8 इंटू 10 की पावर -4 के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.05 माइनस एक्स। ये तो इनिशियल पीएच यहां से निकलेगी। जब HCl डालेंगे तो HCl की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चलो बताओ। HCl के 0.01 मोल्स डालने पर HCl की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.01 मोल्स कितने ml में, 100 ml में, तो लीटर वाइज कितने होंगे, 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कंसंट्रेशन होगी 0.1 m। अब इस HCl का फॉर्मिक एसिड पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और कह दो HCl की कंसंट्रेशन अच्छी खासी है, तो फॉर्मिक एसिड का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट हो जाएगा। वैसे आप सॉल्व करो। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। पीएच निकाल लो, HCl डालने के बाद HCOOH कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस HCOO माइनस। HCl के कारण इसकी कंसंट्रेशन 0.1, इसकी 0.0x माइनस x माइनस सॉरी प्लस x और x। वैसे ही यहां पर को बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ये x नेग्लेक्ट हो जाएगा। पहले नहीं हो रहा था, पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ रही थी क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, तो Ka/C की वैल्यू 10 की पावर -3 से ज्यादा थी। लेकिन अब हम यहां पर इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इंटू x डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 की पावर -4। ये x ही HCO माइनस की कंसंट्रेशन है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा, ये 90 यानी 9 इंटू 10 की पावर -4, तो ये -5। सब सही है। नेक्स्ट बोलिए, आगे बोलिए। 18, 19 कमेंट रुक के लगता। क्वेश्चन नंबर 15 पूरा बेटा, मिक्स कर रहे हैं, बस इतना सा और ऐड कर दो चाहो तो, प्लस साइन लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन है 15। आदित्य यहां पर नेग्लेक्ट करके x की वैल्यू निकाल लो, फिर वापस उसे कंपेयर कर लो। बाकी दूसरा जो है, या तो तुम नेग्लेक्ट करके वैल्यू निकाल के कंपेयर कर दो, वो लॉजिक है। दूसरा HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, तो उस बेसिस पर हमने x को नेग्लेक्ट किया है। तो यहां पर यूं देखा जाए K/C से देखोगे तब तो लग रहा है कि नेग्लेक्ट नहीं होगा।
केवल Ka/C से देखोगे तब तो नहीं होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट ये x हम नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अब आप पूछोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो ऐसे नहीं पता चलेगा। आप x को नेग्लेक्ट करके x की वैल्यू निकालो, फिर वापस उसे कंपेयर करो कि आपने x को किसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया है। तो अगर 0.05 के रेस्पेक्ट में देखें तब भी ये वैल्यू बहुत कम है, 0.1 के रेस्पेक्ट में देखें तब भी ये वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 16th का बी, रुद्रेश बेटा खुद भी कुछ कर लो, सारे फॉर्मूले डिराइव्ड है। 23 तक और कोई डाउट? वैसे तो मैं बताने ही नहीं वाला हूं, क्योंकि सब मैं पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए कोई चांस नहीं है। डन। सॉल्यूशन देख लो बेटा, कुछ के सॉल्यूशन दे रखे हैं बहुत क्लियरली, अगर वो नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं हो सकता फिर। इतना बिना, वैसे तो सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट सॉल्यूशन देखो और कोशिश करो। हाँ बिल्कुल सत्यम सही कह रहे हो। तो अब आ जाता हूं लास्ट, एक नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। एक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जो चार्ट मैंने बनाया था ना उसमें से एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पर आएंगे जिसमें लिखा हुआ है सॉल्ट, अगर सॉल्यूशन में सॉल्ट डालें तो क्या होता है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा है ना ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी को अच्छी तरह से समझना होगा। आप सबको पता है कि एसिड और बेस को डिफाइन हम अलग अलग तरह से करते हैं। आर्रेनियस ने अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया, ब्रॉन्स्टेड ने अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया, लुइस ने अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया। तो यहां पर हम मेनली बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड की एसिड बेस थ्योरी की। तो हेडिंग डाल सकते हो आप, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। आप सब अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस आयन देते हैं, गिव्स H प्लस आयन। बेस जो है गिव्स OH माइनस। ठीक है, बट यही ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है जी? ब्रॉन्स्टेड कहता है कि एसिड जो है वो H प्लस आयन देते हैं, और जो बेस है वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट H प्लस आयन। ये क्या लिख रहे हो दिव्यांश, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, वो जेई एडवांस का डिस्कशन बाकी है, केमिकल काइनेटिक्स का। चलो अभी ये लिख दिया, फिर लास्ट में करवाऊंगा, टुवर्ड्स द एंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये तो सिंपल सा लगता है कि हाँ सर ये तो हमें पता है। इसी को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत सारी चीजें यहां से निकल के आएगी। तो जैसे एसिटिक एसिड है, अगर मैं आर्रेनियस के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्शन लिखता हूं, एसिटिक एसिड ये क्या देगा? एसिटेट आयन और H प्लस आयन, राइट? एसिटेट आयन और H प्लस आयन। और इसका जो K हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? एसिटेट आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। अगर इन तीनों की कंसंट्रेशन पता है वो पुट कर दो, तो इससे हमें इस एसिटिक एसिड का K पता चल जाता है। और ये वैल्यू राइट नाउ हमें पता भी है, लगभग 10⁻⁵ होती। इसीलिए हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, क्योंकि उसका K 1 से बहुत कम है। बट इसी रिएक्शन को, ये मैंने आर्रेनियस के अकॉर्डिंग लिखी है, अगर हम इसी रिएक्शन को ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग लिखें, यानी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है कि कोई भी एसिड अगर H प्लस आयन दे रहा है तो वहां पर कोई ना कोई बेस जरूर होगा जो कि H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा होगा।
H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा होगा और किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, H3O प्लस में। यहां पर एसिटिक एसिड H प्लस आयन दे रहा है और H2O जो है वो H प्लस आयन ले रहा है। H2O H प्लस आयन ले रहा है, यानी ये एसिड तो ये क्या हो गया, बेस। ये आप सबको पता है, यहां पर इसे हम एसिड कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, बेस। तो ब्रॉन्स्टेड कहता है कि हर एसिड बेस रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस, अगर एसिड H प्लस आयन दे रहा है तो वहां कोई ना कोई H प्लस आयन ले भी रहा होगा। और ये थ्योरी जो है यूं कह तो ज्यादा अच्छी इसलिए है आरएनए से, क्योंकि पानी में H प्लस आयन H प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो H प्लस आयन जो है वो H3O प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये अलग बात है कि हम H प्लस बोले या H3O प्लस, हम कहते हैं कि H प्लस मतलब H3O प्लस या H3O प्लस मतलब H प्लस, बात एक ही है। इसीलिए यहां पर जब हम रिएक्शन ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसका भी Ka का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा, CH3CO माइनस H3O प्लस अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। और H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, H3O प्लस। हम कहते हैं कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वही H3O प्लस की है, तो इसकी वैल्यू भी 10 की पावर -5 भी आती है। तो ये आरएनएस के अकॉर्डिंग है, ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग है। दोनों में एज सच देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड बहुत और इंफॉर्मेशन हमें देता है। वो क्या इंफॉर्मेशन देता है वो अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो ब्रॉन्स्टेड कहता है कि हर एक एसिड बेस रिएक्शन में 2 एसिड और 2 बेस होंगे। 2 एसिड 2 बेस कैसे, क्योंकि यहां पर हम कहते हैं कि हर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है तो हर रिएक्शन बैकवर्ड में भी आती है। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन से देखें तो ये H प्लस आयन दे रहा है, यानी ये क्या हो गया, एसिड, और ये H प्लस आयन ले रहा है, यानी ये क्या हो गया, बेस। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो एसिटिक एसिड भी एसिड है, H3O प्लस भी एसिड है, वाटर बेस है और एसिटेट आयन भी बेस है। फर्दर आप सबको यह भी पता है कि कोई भी जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, जिनमें एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो, या एक OH आयन का डिफरेंस हो, उन्हें हम कॉन्जुगेट एसिड बेस बोलते हैं। एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन में एक H प्लस आयन का डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। H2O और H3O प्लस भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए, राइट। ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फर्दर सिंस यहां पर हमें इस रिएक्शन का Ka पता है, और वो K जो है 1 से बहुत कम है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत कम जाएगी, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी H प्लस आयन देने की टेंडेंसी बहुत कम है, यानी ये एक वीक एसिड है। तो अगर इसकी H प्लस देने की टेंडेंसी कम है तो आप कह सकते हो सर इसकी H प्लस लेने की टेंडेंसी भी कम है, तो ये भी क्या हो गया, वीक बेस। ये हमें कैसे पता चल रहा है, उस Ka के डेटा से। Ka का डेटा पता है इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, वीक हो गए। अब इस रिएक्शन की फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत कम है, इसका मतलब बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी H प्लस आयन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। एक रिएक्शन जो है वो आप कह सकते हो, एक रिएक्शन में यहां से अगर हम देखें तो हां, एक तरफ दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ दोनों ही वीक, और हमेशा ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक नहीं हो सकता। अगर एक स्ट्रॉन्ग है, इसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो दूसरे को लेना भी पड़ेगा। तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक होंगे, तो यहां दोनों स्ट्रॉन्ग, यहां दोनों वीक। लेकिन ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन में एक तरफ वीक और एक तरफ स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर यही मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 या 0.2 होती, तो फिर रिएक्शन ना तो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में जाती, ना बहुत ज्यादा बैकवर्ड में जाती, तो फिर आप कंपेयर कह सकते हो कि सभी इक्वली स्ट्रॉन्ग है या सभी इक्वली वीक है। फिर ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग या ये वीक। अगर वैल्यू
में डिफरेंस है, जैसे यहां 10⁻⁵ है, इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है। यही अगर 10⁻+5 होता तो ये स्ट्रांग हो जाते, ये वीक हो जाते। यही वैल्यू अगर 2 3 होती तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कहते, बस ये बोलते कि ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, फिर वीक या स्ट्रांग इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करते। राइट नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है, यहां तक यूं कह दो सबको पता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। सपोज करो मैं ये 2 कंटेनर्स लेता हूं जिसमें लिक्विड वाटर है 1 लीटर, यहां पर भी 1 लीटर वाटर है और इसमें भी 1 लीटर वाटर है, और इसमें मैं 1 मोल एसिटिक एसिड डाल देता हूं और इसमें मैं 1 मोल एसिटेट आयन डाल देता हूं। राइट, तो डेफिनेटली ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा या बेसिक सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा? समझ में आ गया क्वेश्चन? एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा या बेसिक सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। मतलब एक तरह से यहां H+ आयन कंसंट्रेशन और यहां OH आयन कंसंट्रेशन को कंपेयर करना है। मुझे लगता है आप लोगों के कमेंट दिख नहीं रहे, एक सेकंड। दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। बेटा सारे डेटा है, किसी ने कहा डिपेंड्स ऑन दी डेटा, तो ये सारे डेटा भी यहां पर है। एसिटिक एसिड का के पता है, तो डेटा आपके सामने, अब आपको आंसर देना है कि कौन ज्यादा एसिडिक, यानी एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा या बेसिक सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा। कुछ लोगों का कहना है कि सेम, मतलब जितने यहां H+ आयन होंगे उतने ही यहां OH आयन होंगे। लेस एसिडिक मोर बेसिक, समीर का कहना है विल बी सेम। निखिल ने कुछ और लिखा है, निखिल मैंने पढ़ लिया, आता हूं उसी पर। बेसिक ज्यादा बेसिक होगा। प्रसन्ना का कहना है कि, प्रसन्ना का कमेंट चला गया। हर्षिल का कहना है एसिडिक ज्यादा एसिडिक होगा। अमन का कहना है एसिडिक इज मोर एसिड, एसिड इज मोर एसिडिक। श्रीजल का भी कहना है एसिड इज मोर एसिडिक। ऐसा काफी मिक्स रेस्पॉन्स आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि एसिडिक क्यों ज्यादा एसिडिक होगा, यानी एसिड वाला सॉल्यूशन क्यों ज्यादा एसिडिक होगा और बेसिक वाला सॉल्यूशन क्यों ज्यादा बेसिक होगा? एक्सप्लेन भी करो। चलो, रुद्रेश ने कहा है कि बेसिक ज्यादा बेसिक होगा बिकॉज एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है। कंसंट्रेशन तो बेटा दोनों की बराबर है, यहां पर भी 1 मोल, यहां पर भी 1 मोल, तो कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। केनी का भी कहना है कि केनी, दीपक का यही कहना है कि एसिटेट आयन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो एसिटेट आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, एक क्वेश्चन और आता है, इस पर आऊंगा अभी मैं, इस पर अभी मैं आऊंगा। क्या ये एसिटिक एसिड जो है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इट इज ऑलवेज ए वीक एसिड? क्या ये हमेशा ही एक वीक एसिड है क्या, या कभी एसिटिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है?
क्या एसिटिक एसिड जो है वो हमेशा वीक रहता है या ये कभी स्ट्रांग हो सकता है? अच्छा, बहुत लो कंसंट्रेशन कर दो तो ये भी स्ट्रांग हो जाता है, बहुत लो कंसंट्रेशन पर ये स्ट्रांग हो जाता है। कंसंट्रेशन को हटाओ, उसके अलावा और किसी तरह से एसिटिक एसिड को स्ट्रांग बनाया जा सकता है क्या? लो कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, हाँ उससे हो जाएगा, अगर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम कर दो तो वो भी वीक से स्ट्रांग हो जाएगा। उसके अलावा और कोई तरीका? कार्तिक ने कुछ लिखा, अगर सेम स्ट्रांग बेस हो तो स्ट्रांग हो जाएगा। वेरी स्ट्रांग बेस ले लो, उसके सामने, सामने का मतलब तनय नहीं समझ में आया। अल्फा कैसे इंक्रीज करें आकृति, वही तो पूछा गया है। रेफरेंस में भी वीक एसिड ले लो, अभी आता हूं, उस पॉइंट पर भी आता हूं। सॉल्वेंट बदल के, नीरज का कहना है, नीरज कौन सा सॉल्वेंट यूज करें? टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको। लेट्स से इसी एसिटिक एसिड को हम NaOH के साथ अगर मिक्स करें, NaOH मतलब एक पानी तो आई है बट पानी में हमने NaOH डाला हुआ है, तो देखिए NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो Na प्लस और OH आयन में टूट जाएगा। और Na प्लस जो होता है ना, ये Na प्लस Cl आयन, इनकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये पानी में फ्री रहते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए यहां पर मैं डाल तो NaOH रहा हूं लेकिन रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है? केवल OH आयन, Na प्लस आयन की कोई रिएक्शन नहीं होती, ये याद रखना आगे भी। तो ये एसिटिक एसिड डेफिनेटली इस OH आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इसे आप एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हो। और इससे क्या बनेगा? एसिटेट आयन प्लस वाटर, एसिटेट आयन प्लस वाटर। नॉर्मली जब हम यहां NaOH लिखते हैं तो इसको CH3CONa लिख देते हैं, बट वो CH3CONa का मतलब ही एसिटेट आयन और Na प्लस आयन, तो इसीलिए मैंने यहां पर Na प्लस आयन को इधर से भी हटा दिया, Na प्लस आयन को यहां से भी हटा दिया। एक्चुअल में वो रिएक्शन ही नहीं कर रहे। अब अगर मैं इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, लेट से इसको हम K लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं K, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे आप? एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन अपॉन OH माइनस। अगर मैं इसको यहां पर H प्लस से मल्टीप्लाई कर देता हूं और H प्लस से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर इसको लिखा जा सकता है KW और इसको हम लिख सकते हैं वापस वही KA लिखा जा सकता है। तो ये यहां पर हो जाएगा KA अपॉन KW। Ka की वैल्यू 10 की पावर -5, KW की वैल्यू 10 की पावर -14, तो ये वैल्यू आ जाती 10 की पावर 9। यानी ये रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 10 की पावर 9। ये अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी। मतलब यहां पर क्या हो गया? ये एसिटिक एसिड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी कम होगी, तो इसका मतलब ये एक वीक एसिड है और ये एक वीक बेस है। यानी यहां से यहां बदल गया, एसिटिक एसिड जो यहां वीक एसिड था वो यहां स्ट्रॉन्ग हो गया, और एसिटेट आयन जो यहां स्ट्रॉन्ग बेस था वो यहां पर वीक बेस हो गया। मतलब एक चीज तो आप ये कह सकते हो, रिएक्शन बदलते ही कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है ये भी बदल जाता है। वो परमानेंट नहीं है, वो आपको उसके के डेटा से पता चलेगा कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, वो के डेटा से पता करो। ऐसा नहीं कि लग रहा है मेरे को, इससे कुछ नहीं लग, आपको डेटा पता होना चाहिए। अगर फील भी आ रहा है तो पहले डेटा से क्रॉस चेक करो कि हाँ कौन सी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी कौन सी कम जाएगी, उससे डिसाइड करो। अब मेरा डाउट वापस ये है कि एसिटिक एसिड यहां से देखें तो वीक है और यहां से देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपने यहां पर कैसे डिसाइड किया कि एसिटिक एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? यानी रिएक्शन 2 से डिसाइड किया या रिएक्शन 3 से डिसाइड किया? ये रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2, ये रिएक्शन नंबर 3, तो आप किससे डिसाइड कर रहे हो?
बेटा आलोक, हमारी गुड इवनिंग बहुत पहले हो गई है ना, अब तो गुड नाइट वाला टाइम आ गया और तुम गुड इवनिंग कर रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम रिएक्शन 2 और रिएक्शन 3 में से किससे डिसाइड कर रहे हैं? 2 से डिसाइड कर रहे हैं, 3 से नहीं कर रहे हैं। उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा आप लोगों के पास कि 2 से क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2 में एसिटिक एसिड को पानी में डाल रहे हैं और 3 में एसिटिक एसिड के साथ और क्या है, NaOH। यानी पानी तो है ही है बट साथ में NaOH है, और यहां पर हम एसिटिक एसिड को केवल पानी में डाल रहे हैं। इसीलिए रिएक्शन 2 से डिसाइड करेंगे कि एसिटिक एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि ये एसिटेट आयन जो है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये किससे डिसाइड कर रहे हो यार? ये किससे डिसाइड करें? क्यों? क्योंकि यहां पर एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां पर वो वीक बेस है, और यहां पर किसके साथ में, H3O+ के साथ, और यहां पर वाटर के साथ है। ये ध्यान रखना, यहां पर एसिटेट आयन के साथ वाटर है, यहां पर एसिटेट आयन के साथ H2O है। चलो एक काम करता हूं, थोड़ा उल्टी रिएक्शन देखने में प्रॉब्लम होती है, तो एसिटेट आयन की रिएक्शन को भी एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेट से अगर मैं पानी में एसिटेट आयन डालता हूं, पानी में अगर मैं एसिटेट आयन डालता हूं, ये बेस डाल रहा हूं एसिटेट आयन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, एसिटिक एसिड H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा और साथ में क्या देगा, OH-। ये देखा जाए तो इसी थर्ड रिएक्शन को मैंने रिवर्स करके लिख दिया, इसी थर्ड रिएक्शन को मैंने रिवर्स करके लिख दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता क्या हो जाएगा, इस थर्ड रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, यानी KW/K, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻⁹। तो यहां पर ये K की वैल्यू 10⁻⁻⁹ है, मतलब ये एसिटेट आयन एक वीक बेस है, एक वीक बेस है। लेकिन इसी एसिटेट आयन को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इसी एसिटेट आयन को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो अगर मैं इस एसिटेट आयन को पानी के बजाय किस में डालूं, HCl के सॉल्यूशन में, पानी के बजाय HCl के सॉल्यूशन में। अब अगर HCl का सॉल्यूशन है तो HCl का सॉल्यूशन क्या देगा, H+ आयन देगा, और पानी में H+ को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, H3O+, Cl आयन को फिर से हटा दिया मैंने, Cl आयन को यहां से हटा दिया क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस H2O। और ये देखा जाए तो सेकंड रिएक्शन को मैंने रिवर्स करके लिख दिया, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁵, यानी यहां पर यही एसिटेट आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां पर वीक बेस है, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब मुझे ये बताइए कि एसिटेट आयन यहां पर वीक बेस है और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एसिटेट आयन क्यों स्ट्रॉन्ग हो गया पता है, क्योंकि आपने इसके साथ क्या डाल दिया, H3O+। कंपनी मैटर्स, किसके साथ हो। उसी तरह से एसिटिक एसिड को जब आपने NaOH के साथ डाला ना, तो NaOH ने इस एसिटिक एसिड को क्या बना दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। एसिटिक एसिड की H+ आयन देने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन OH आयन की लेने की बहुत ज्यादा है। उसी तरह से H3O+ की देने की बहुत ज्यादा है। हाँ, संगति का असर तो आता है बेटा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, लेकिन एक भी चीज और बता दो, मोस्ट यानी कभी कभी स्ट्रॉन्ग जो होता है ना वो वीक को स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो वीक होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग को भी वीक बना देते हैं, क्योंकि वो इतने वीक होते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग वाले को भी वीक बना देते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप कितने वीक हो और कितने स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अब वापस से इस क्वेश्चन पर आता हूं, सुनो मेरी बात। ये एसिटेट आयन जो है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे डिसाइड करोगे, इक्वेशन नंबर 4 से या इक्वेशन नंबर 5 से। वो H2O के ब्रैकेट में कभी भी लिक्विड लिख सकते हो बेटा, वो मैटर नहीं करता।
जल्दी से बताओ, एसिटेट आयन वीक है या स्ट्रोंग है? या यहां पर पर्टिकुलरली एसिटेट आयन को वीक मानोगे या स्ट्रोंग मानोगे? कौन सी इक्वेशन से डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली यहां पर एसिटिक एसिड को पानी में डाला है, एसिटेट आयन को भी पानी में डाला है, यहां कोई HCl थोड़ी है, यहां कोई H3O+ थोड़ी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 4 से डिसाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से डिसाइड करेंगे कि, और इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं देखूं तो एसिटेट आयन भी वीक बेस है, और इसका के, एसिटिक एसिड का के पता कितना, 10⁻⁻5। एसिटेट आयन का के भी जो है, इसे आप एसिटेट आयन के लिए अगर मैं के का डेटा की बात करूं, अभी मैं के बोल रहा हूं, बट इट इज 10⁻⁻9। मतलब कौन सी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में आएगी, एसिटिक एसिड वाली या एसिटेट आयन वाली? इसका के 10⁻⁻5, इसका के 10⁻⁻9। इससे H+ आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, इससे OH आयन कम प्रोड्यूस होंगे, यानी एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिटिक एसिड वाला सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिटेट आयन वाला कम बेसिक होगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आयनिक समझ में क्यों नहीं आता वो अभी मैं और डायरेक्टली बता रहा हूं। ये तो अभी मैंने डेटा से समझाया, अभी आप क्या सोचते हो मैं उसी पर आ रहा हूं। और आयनिक के क्वेश्चन नहीं होते हैं उसका कारण भी वही है। एक्चुअली क्या है ना, बहुतों के दिमाग में ये फिट है कि एसिटेट आयन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। वो गलत है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो यहां से डिसाइड करते हैं। एसिटिक एसिड के लिए तो वाटर से वो क्या करते हैं, एसिटिक एसिड यहां से देखते हैं वीक एसिड है, और इसी रिएक्शन से डिसाइड कर लेते हैं कि एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग है। अरे यहां पर एसिटेट आयन की रिएक्शन ही किसके साथ हो रही है? H3O+ के साथ, H3O+ के साथ हो रही है। यही एसिटेट आयन की रिएक्शन अगर आप वाटर से करवाओ, वाटर से करवाओ, तो वो वीक बेस है, वो वीक बेस है। हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड के लिए तो किसी और रिएक्शन से कंपेयर करते हैं, एसिटेट आयन का किसी और जगह से यूज करते हैं। कोई भी एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है वो कैसे डिसाइड होगा? जब वो वाटर को H+ आयन दे रहा है या वाटर से H+ आयन ले रहा है। जब वो वाटर को H+ आयन दे रहा है, वाटर से H+ आयन दे रहा है, तब आप डिसाइड करते हो कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह से हम बात करते हैं HCl स्ट्रॉन्ग क्यों, आपको पता है? क्योंकि पानी में जब हम HCl डालते हैं तो वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। आपको पता है यही HCl एसिड छोड़ो बेस की तरह काम करने लगता है। अगर आप इस HCl को HClO4 के साथ डाल दो ना, तो HCl जो है H+ देने की बजाय H+ ले लेता है यार, वो बेस बन जाता है। तो कभी भी आप कहते हो ना कि ये एसिड है, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कैसे डिसाइड करोगे? उसकी वाटर के साथ रिएक्शन लिखो और उसका के फाइंड आउट करो। अगर वो के 1 से ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर के 1 से कम है तो वो वीक है। यानी वाटर के साथ रिएक्शन किसके साथ होनी चाहिए? वाटर के साथ। अगर कुछ और सब्सटेंस आपने डाल दिया, अब उस सिचुएशन में वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है वो अलग तरह से डिसाइड होगा। अगर मैं एसिटिक एसिड को NaOH के साथ डाल रहा हूं, अब वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है रिएक्शन लिख के देखना पड़ेगा। एसिटेट आयन को HCl के साथ डाल रहा हूं, रिएक्शन लिख के देखूंगा कि वो वीक है या वो स्ट्रॉन्ग है। वो रिएक्शन से पता चलेगा। इनफैक्ट आपको ये बता दूं, ये जो एसिटिक एसिड प्लस वाटर, क्योंकि ये एसिड है पानी के साथ H+ आयन एक्सचेंज कर रहा है, तो इसके के को क्या लिखते हैं हम? के। तो यहां एसिटेट आयन वाटर से H+ आयन एक्सचेंज कर रहा है, तो यहां पर इसके के को क्या लिखा जाता है पता? KB। के को क्या लिखा जाता है? KB। और यहां से अगर हम देखें तो ये KB इक्वल्स टू KW/Ka, जहां पर Ka किसका K है? एसिटिक एसिड का K है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, K इंटू KB इक्वल्स टू KW। ये भी आप सबको पता है। एक कॉन्जुगेट एसिड बेस का KB का जो प्रोडक्ट होता है वो KW के बराबर होता है। ये एसिटिक एसिड का K, ये कॉन्जुगेट बेस यानी एसिटेट आयन का KB, और इन दोनों के KB का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो गया? KW के बराबर हो गया। लेकिन
एक और चीज मैं बता दूं, एसिटिक एसिड के के की रिएक्शन ये है, इसको रिवर्स करने से ये रिएक्शन नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इसको रिवर्स कर दो तो ये रिएक्शन आ जाएगी। दिमाग में अच्छी तरह से फिट करो। अगर मैं कहता हूं एसिटिक एसिड का के इतना है, तो वो एसिटिक एसिड की रिएक्शन क्या लिखोगे वो पता होनी चाहिए। एसिटिक एसिड प्लस H2O, एसिटेट आयन प्लस H3O प्लस, यानी वो एसिटिक एसिड किसके साथ H प्लस आयन एक्सचेंज कर रहा है, वाटर के साथ। अगर मैं आपको एसिटेट आयन का के भी देता हूं, एसिटेट आयन का के भी देता हूं, तो एसिटेट आयन प्लस H2O। हमेशा के बी वर्ड तभी यूज होंगे जब वो वाटर से H प्लस आयन दे रहा है, या वाटर से को H प्लस आयन दे रहा है, या वाटर से H प्लस आयन ले रहा है, राइट। और यहां पर साफ साफ दिख रहा है एसिटिक एसिड भी एक वीक एसिड है और एसिटेट आयन भी एक वीक बेस है। ये भी वीक है और ये भी वीक है। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिकली भी सोचें, के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के, अगर किसी का भी के 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7 है, तो के भी 1 से बहुत कम ही होगा यार। यानी एसिड भी वीक है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक है। एसिड भी वीक है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक है, और यही स्टेटमेंट आपको प्रॉब्लम करता है। आप सबको पता, आप सब पता, एक सेंटेंस बोलते हो, एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। और आज के बाद मत बोलना, आज के बाद मत बोलना। और बता दूं, दुनिया में किसी को भी बोलोगे तो तुम्हारी बात को नहीं मानने वाला, तो किसी को बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो 100% सही है, वो 100% सही है। और अब मैं जो सेंटेंस लिखवा रहा हूं वो अच्छी तरह से लिख लेना। कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए वीक एसिड इज ऑल्सो ए वीक बेस। एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी वीक होता है। लॉजिक के डब्ल्यू इक्वल्स के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के, यानी एसिटिक एसिड भी वीक है, एसिटेट आयन भी वीक है। ये सेंटेंस किसी बुक में नहीं मिलने वाला। पता बुक्स क्या लिखती है? बुक्स क्या लिखती है? वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। अब मैं समझाता हूं, वो वैसे तो वो गलत स्टेटमेंट है, बट वो एग्जाम्पल कौन से यूज करते हैं, वो एग्जाम्पल कौन से यूज करते हैं वो समझाता हूं। जब वो लिखते ना कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, तो वो वीक एसिड नहीं लेते, वो वीक एसिड नहीं लेते, वो वेरी वेरी वीक एसिड लेते हैं। यस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए वेरी वेरी वीक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि वेरी वेरी वीक एसिड है, तो के कितना हो गया, 10 की पावर -20। के जब 10 की पावर -20 हो गया, तो फिर के भी कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसमें से वो वेरी वेरी तो गायब कर देते हैं, वो वेरी वेरी गायब कर देते हैं भाई। तो यहां प्रॉब्लम होती है। या इसका उल्टा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक। अरे उसको वीक नहीं बोल सकते भाई, फिर तो शाहरुख खान भी अपने आप को कॉमन मैन बोलता है। क्या सही है? क्या नहीं है? तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी वेरी वीक बेस। और मैं आपको बता दूं, ये जो वेरी वेरी वीक एसिड या वेरी वेरी वीक बेस होते हैं ना, उन्हें नॉर्मली हम एसिड या बेस ही नहीं बोलते हैं, उन्हें हम एसिड या बेस ही नहीं बोलते हैं। यानी सही पूछो तो ये दोनों स्टेटमेंट काम ही नहीं आते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट काम नहीं आते। काम आता है ये स्टेटमेंट, ये कोई बोलता ही नहीं है। एनसीईआरटी सब जगह गलत लिखा हुआ बेटा, सीरियसली बता देता हूं, और सब जगह गलत लिखा हुआ है। किसी से भी पूछोगे 10, 15, 100, 50, तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक सर ने गलत पढ़ाया, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आएगा तुम्हारी बातें।
किसी को नहीं समझ में आएगी। लेकिन अगर तुम में दम है तो तुम समझा पाओगे। तुम उनसे पूछो भैया इसका केबी कितना है, एक बार उनसे एसीटेट आयन का केबी का डेटा तो पूछना, एसिटिक एसिड का के का डेटा पूछना, और फिर उनसे पूछना कि अब इनको कंपेयर करो, तब समझ में आएगी उनको। जो मैं कह रहा हूं वही लिखोगे बेटा मोहित। जेई में क्या लिखना है, जेई वालों को सब आता है, जेई वालों को सब आता है, वो जेई एडवांस वाले उनको सब पता है। हाँ बिल्कुल सही का, अच्छी बात है, अच्छे लोग आसानी से नहीं समझ में आते हैं। तो और यहीं से क्या होता है, सारी गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया तो मैंने क्या समझाया कि स्ट्रॉन्ग एसिड की क्वेश्चन है तो ऐसे करो, वीक एसिड की क्वेश्चन है तो ऐसे करो। अब हम गलती ही कहां करते हैं कि एक वीक एसिड को हमने स्ट्रॉन्ग मान लिया तो फिर वो सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत मान लिया। जिसको वीक मानना था उसको आपने स्ट्रॉन्ग मान लिया, तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो यहां से बताया ना आपको कि वीक एसिड है तो ऐसे सॉल्व करो, स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे सॉल्व करो, और आपने तो वीक और स्ट्रॉन्ग ही गलत डिसाइड कर लिया, तो फिर आंसर तो गलत आना ही है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक के अंदर आप ये वाला स्टेटमेंट यूज नहीं करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप एक ही रिएक्शन की बात करते हो, केवल एक ही रिएक्शन की बात करते हो। इसी रिएक्शन से डिसाइड करते हो कि ये वीक तो स्ट्रॉन्ग। वहां पर इस तरह की दो रिएक्शन नहीं होती है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली आप ये स्टेटमेंट यूज करते हो कि अच्छा ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। वो स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा सा समझो, वो केवल इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि हम यहां पर अलग अलग तरह की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन में एसीटेट आयन H3O+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, जबकि मैं बात कर रहा हूं एसीटेट आयन की किसके साथ, वाटर के साथ। तो इसलिए यहां पर वो वीक बेस है और यहां पर वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वहां कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं कि सर हमें तो कंफ्यूजन हो रहा है, ऑर्गेनिक में ऐसे बोलते हैं, फिजिकल में ऐसे बोलते हैं, तो देखो इसको बेटा समझना पड़ेगा तुम्हें। ऑर्गेनिक में जहां तक बात हो रही है वो वहीं तक बोल रहे हैं, यहां पर मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। एसिटेट आयन को मैं स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल रहा हूं और एसिटेट आयन को मैं वीक बेस भी बोल रहा हूं। ये डिपेंड करता है कि एसिटेट आयन किसको H+ आयन दे रहा है, किससे H+ आयन ले रहा है। राइट। तो फाइनली यहां पर ये ध्यान रखना, ज्यादातर वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस भी वीक होते हैं। हां ये जरूर आप कह सकते हो, इसमें अगर मैं थोड़े से एग्जांपल यूज करूं, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस है Cl आयन, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बोलोगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वीक नहीं बोलोगे, वेरी वेरी वीक बेस बोलोगे। और वो इतना वीक है कि हम कहते हैं कि ये किसी से H+ आयन लेता ही नहीं है, इसकी H+ लेने की टेंडेंसी बहुत कम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पानी में अगर Cl आयन है तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। NaOH अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na+ आयन, इसे आप कह सकते हो वेरी वेरी वीक एसिड। अब आप कहोगे सर Na+ आयन एसिड, यस बोलने में तो बोल सकते हो आप, लेकिन वो इतने वीक हैं कि उन्हें हम बोलते ही नहीं, उन्हें हम नहीं बोलते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था CH4, चाहूं तो मैं इसको भी एसिड बोल सकता हूं, लेकिन इसकी H+ आयन देने की टेंडेंसी इतनी कम है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि ये एसिड नहीं है। इवन यहां पर एक स्टेटमेंट में और दूंगा, कोई भी जो एनायन होता है, कोई भी जो एनायन है वो H+ आयन ले सकता है। कोई किसी की टेंडेंसी कम होगी, किसी की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो जितने भी एनायंस है, ऑल एनायंस आर एसिड। ये बड़ा काम का स्टेटमेंट है। जितने भी एनायंस है वो H+ आयन, सॉरी गलत लिख दिया, ऑल एनायंस आर बेस
and all the anions, all the cations are acid. अब ये हमारे काम की स्टेटमेंट है भाई, जितने भी कैटाइंस है वो सब एसिड है, जितने भी एनाइंस है वो सब बेस है। हाँ, कोई वीक बेस है, कोई वेरी वेरी वीक बेस है, तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वेरी कर सकता है, वो वेरी कर सकता है। बट जितने भी एनाइंस है उन सबको आप बेस बोल सकते हो, जितने भी कैटाइंस है उन सबको आप एसिड बोल सकते हो। और हाँ, ये आरएनएस नहीं है, जितने भी कैटाइन एनाइंस है ये सब ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस है। और अब मेनली क्वेश्चन इन्हीं पर आते हैं, इन्हीं कैटाइन और एनाइन पर आते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये कैटाइन एनाइन एसिड और बेस ही नहीं दिखते, ये कैटाइन एनाइन एसिड और बेस ही नहीं दिखते। सप्तांशु, यहां Na लिखा हुआ है या Na प्लस लिखा हुआ है? हाँ, यहां Na लिखा, सप्तांशु कह रहा कि सर Na तो बहुत रिएक्टिव होता है पानी में। अरे बेटा, यहां Na प्लस लिखा हुआ है, Na और Na प्लस में डिफरेंस है। गधे और घोड़े में डिफरेंस नहीं फर्क पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हारा है? यहां Na प्लस लिखा हुआ है, तुम Na की बात कर रहे हो। तो जितने भी एनाइंस है, क्योंकि सारे एनाइंस यहां से देखो आप, एसिटेट आयन, एनाइन, ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये क्या हो गया? बेस। और एग्जांपल अगर मैं यहां पर दूं आपको, NH4 प्लस, ये क्या दे सकता है? केटाइन है, ये क्या दे सकता है? H प्लस आयन, ये H प्लस आयन दे सकता है, इसीलिए ये एसिड है। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? बहुत बार तो हमें ये समझ में ही नहीं आता, बहुत बार हमें ये समझ में ही नहीं आता कि एसिड कौन है और बेस कौन है। देखो, आरएनएस एसिड बेस सब समझ में आते हैं, ये ब्रॉन्स्टेड वाले एसिड और बेस ये हमें समझ में ही नहीं आते। एसिटेट आयन लिखा हुआ है, पूछो ये क्या है? एसिटेट आयन। एसिटिक एसिड लिखा हुआ पूछो तो खट से बोल देंगे ये एसिड है, लेकिन एसिटेट आयन के लिए पूछो तो बेस वर्ड नहीं निकलता। अरे भाई, एसिटिक एसिड एसिड है तो एसिटेट आयन क्या हो गया? बेस हो गया। और एसिटिक एसिड का के पता है तो एसिटेट आयन का मैं के भी निकाल सकता हूं, के इंटू के बी का प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया? के डब्ल्यू के बराबर हो गया। चलिए, अब इसी में मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूं और इसको आसान बना रहा हूं। एक, यानी ये तो प्रॉब्लम है ही है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता है एसिटेट आयन यहां स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया में हर जगह स्ट्रॉन्ग होगा, वो गलत है, एक चीज। और दूसरी, कौन एसिड है कौन बेस, ये भी कम समझ में आता। इसके लिए काम करते हैं, चलो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड मोनोप्रोटिक वाले, तो जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, HI हो गया, या HBr ऐसे ही है, या HClO4, ये कुछ है, और भी होंगे। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं मोनोप्रोटिक वाले, राइट। H2SO4, वैसे तो इसके दोनों H प्लस आयन नहीं निकलते, लेकिन H2SO4 को भी चलो इसी कैटेगरी में डाल देते हैं। H2SO4 हो गया, ऐसे कुछ और भी स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो KOH, NaOH, ये कुछ अगेन स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स है। सीजियम हाइड्रोक्साइड, डाउन दी ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर बढ़ती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं, जो 100% आयोनाइज होते हैं, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, राइट। कुछ कॉमन जो है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। लेकिन अब बात करते हैं वीक एसिड के एग्जांपल्स की। कुछ वीक एसिड के एग्जांपल्स बताओ जल्दी से। कह सकते हो आप, राइट, यस, बिल्कुल सही। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, जनरली इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन जो किए हैं, बिल्कुल बढ़िया जी। HCN, ये मोनोप्रोटिक वाले लिखे हैं। हार्दिक ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिखा, आ रहा हूं उसी पर भी।
हाँ, बाकी देखो इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड C6H5COOH। तो ये मोस्टली जो है ना एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जितने भी एग्जांपल्स हैं। डाइप्रोटिक में चले जाएं तो H2S, H2CO3, H2C2O4, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, H3PO3, H3PO4। इसमें चाहो तो एक और लिख सकते हो H3PO2, ये भी मोनोबेसिक ही होता है, राइट। वीक बेस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वीक बेस के कुछ एग्जांपल्स, NH4OH, ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी पर आ जाते हैं। NH4OH हो गया, या फिर NH4OH लिखो, या इसको क्या लिख सकते हो आप, अमोनिया, राइट। प्लस नहीं, मैंने पहले भी बताया था, अमोनिया लिखो या NH4OH एक ही बात है। बिल्कुल PKS आ रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया जी। और किसने लिखा है, निखिल। और इसके एग्जांपल C6H5NH2, C5H5N, ये एनिलीन और ये पेरिडीन, ये एनिलीन और ये पेरिडीन। और इसमें हम डाइप्रोटिक की बात करें तो इथाइलिन डाइएमाइन EN, ये भी मैं पहले एग्जांपल ले चुका हूं। तो ये कुछ कॉमन से वीक बेस है। लेकिन अब आप सोचो, हम इधर उधर बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल्स है, वो नहीं दिखते। खैर, आप लोगों ने से कुछ ने लिखा है, निखिल ने भी लिखा है और PKS ने भी लिखा है, वेरी गुड। ये वीक एसिड है, तो एसिटेट आयन भी तो वीक बेस हुआ, HCO माइनस भी तो वीक बेस हुआ, CN माइनस भी तो वीक बेस है भाई। अगर HCN का एग्जाम्पल लिख रहे हो तो साथ में CN माइनस का भी लिखो। लेकिन होता क्या, ये दिमाग में नहीं आते। या इधर की मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड अगर वीक एसिड है तो NH4 प्लस भी वीक बेस है, C6H5NH3 प्लस, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है। C5H5NH प्लस, ये भी वीक एसिड है। यानी इनके कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये वीक है तो इनके कॉन्जुगेट एसिड भी वीक ही है। अगर ये वीक बेस है तो इनका कॉन्जुगेट एसिड भी वीक है। और यही प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन आ जाता है NH4 प्लस, समझ में ही नहीं आता कि एसिड है या बेस है। या ये एग्जांपल लिख दो तो ऐसा लगता है ये क्या पूछ लिया सर। एसिटिक एसिड का एग्जाम क्वेश्चन आता है, खट से पता चल जाता है। बट क्वेश्चन आता है C6H5NH3 प्लस, हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। अब और एग्जाम्पल मत लिखो बेटा, ये डी ब्लॉक वाले एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है। तो हमें ये समझ में ही नहीं आता कि यार ये भी एसिड है। हमें ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस यानी केटाइन और एनाइन, इनमें एसिड या बेस वाला फील नहीं आता है, और इसीलिए क्वेश्चन नहीं होते। ये एग्जांपल्स बार बार लिखो, और नेक्स्ट टाइम अगर जब मैं आपसे पूछूं कि वीक एसिड के एग्जांपल दो, वीक एसिड के एग्जांपल दो, तो एसिटिक एसिड से पहले इनके नाम आने चाहिए। अगर जिस दिन इनके नाम पहले आ गए, मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, खट से मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि हमें ये एकदम पता ही नहीं चलता कि यार ये क्या है। अभी भी पता सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, अच्छा HCN एसिड है इसीलिए CN में स्टार्ट वहां से करते हैं। अरे ये क्यों नहीं होता कि CN एनाइन मतलब बेस, केटाइन मतलब एसिड। जहां कहीं एनाइन दिख जाए बेस, जहां कहीं केटाइन दिख जाए एसिड। खट से आवाज आनी चाहिए, केटाइन यानी एसिड। Na प्लस भी एसिड है लेकिन वो बहुत वीक है, इसीलिए हम उसे काउंट ही नहीं करते। Cl भी वीक बेस है लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए उसको काउंट ही नहीं करते। तो ये सारे केटाइन एनाइन जो है वो एसिड और बेस है। और अब अगर आप पानी में कोई सोल्ट डालते हो, सुनो अभी मेरी बात, पानी में आप कोई सोल्ट डालते हो, आपको पता है पानी में आपने CH3CO है, इसी को हम सोल्ट बोलते हैं।
तो ये पानी में जैसे ही हम डालते हैं ये किस में टूट जाता है, CH3CO माइनस और Na प्लस, या NH4Cl आप पानी में डालते हो तो ये किस में टूट जाता है, NH4 प्लस और Cl माइनस। यानी पानी में अगर आप कोई सॉल्ट डाल रहे हो मतलब एक तरह से पानी में केटाइन एनाइन डाल रहे हो, और अगर पानी में केटाइन एनाइन डाल रहे हो इसका मतलब पानी में एसिड और बेस डाल रहे हो। पानी में एसिड और बेस डाल रहे हो, और अगर पानी में एसिड बेस डालोगे तो सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ये इस पर डिपेंड करेगा कि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आई बात कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगर पानी में आप लेट्स से NH4Cl डाल रहे हो, देखो इन Cl आयन की तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो मतलब एक तरह से पानी में आप क्या डाल रहे हो, NH4 प्लस, यानी NH4 प्लस और एसिटिक एसिड, दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं एसिटिक एसिड की रिएक्शन, एसिटिक एसिड ये क्या देगा, एसिटेट आयन और H प्लस, NH4 प्लस की रिएक्शन लिखता हूं, ये भी एसिड है, हाँ इसको फिर आपको ब्रोंस्टेड की तरह ही लिखना पड़ेगा, NH4 प्लस, ये NH3 प्लस H3O प्लस। आप चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, इसको भी आप प्लस H2O लिख दो तो ये H3O प्लस हो जाएगा, C माइनस एक्स, एक्स एक्स तो Ka इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स। यहां पर भी ये भी एसिड है, इसका भी Ka डिफाइन होगा, ये एसिड इसका भी Ka, तो C माइनस एक्स, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। बस ये कि इसका Ka पता होना चाहिए, Ka किसका होना चाहिए, NH4 प्लस का। हाँ जनरली होता है क्या, इसका Ka नहीं होता, इसका K भी दे रखा होता है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ध्यान रखना, ये एसिड ये कॉन्जुगेट बेस, इसका क्या डिफाइन होता है, के, इसका क्या डिफाइन होता है, के बी, और इन दोनों के बी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू। तो या तो आपको ये के दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये के बी अगर दे रखा है तो इस के बी से पहले क्या निकाल लो, के निकाल लो, खत्म। अब सारे रूल्स वो क्यों वही है, यहां पर इस एक्स को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, के बाई सी से फिर से चेक करो, के बाई फी से फिर से चेक कर लो। रुद्रेश बेटा सुनो, ज्यादा क्वेश्चन पूछने की आदत मत डालो, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, जो कह रहा हूं उसके एंगल से सोचो, क्वेश्चन कम पूछो, राइट। और थोड़ा सा चीजों को समझने की, हर बार कुछ ना कुछ पूछ लेते हो, बच्चों जैसे, बच्चे नहीं रह गए तुम, थोड़े बड़े हो गए, तो थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगाओ। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये बात मेरी समझ गए कि जितने भी कैटाइंस है वो एसिड है, जितने भी एनाइंस है वो बेस हैं, अब ऐसा लगेगा आपको इस चैप्टर में कि सर सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं लगने वाला, क्योंकि केवल डिफरेंस ही क्या है, अभी तक हम आर्नियस एसिड बेस के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस के क्वेश्चन करेंगे बस। अभी तक आप आर्नियस के क्वेश्चन कर रहे थे, अब फिर से हम एसिड बेस के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब वो आर्नियस नहीं, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस के क्वेश्चन होंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, सीरियसली आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभी अथर्व वेट करा करो ना, यहां ज्ञान मत दिया करो, अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन ले लो ये कर लो, मुझे सब पता है, तो केवल सुनो। कहां क्वेश्चन लेने हैं, क्या करना है, वो सब मुझे पता है। यस मुझे पता है, वो काइनेटिक्स का डिस्कशन भी करना है, तो अभी मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन आज का जो डिस्कशन हुआ है उसके लिए मैं वापस से आपको बता रहा हूं, क्या आपको याद रखना है वो अच्छी तरह से सोच लेना। जितने भी वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड देखो, मैंने ये सारी मेरी टर्मिनोलॉजी मैं आपको फिर से बता दूं, मैं जब बोलता हूं वीक एसिड मतलब जिनका के 10⁻⁻⁴ -5 -6 -7 -8 इस टाइप से, तो उनका कॉन्जुगेट बेस भी वीक होगा। ये जो वीक, वेरी वेरी वीक,
वेरी वीक और वेरी वेरी वीक, ये सब मेरे अपने वर्ड्स हैं ताकि लैंग्वेज में ज्यादा डेटा ना आए। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी वीक होगा। हाँ, कोई वेरी वेरी वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट वो जो वेरी वेरी वीक एसिड होते हैं ना, उनको आप और मैं नॉर्मली एसिड ही नहीं बोलते, तो उनकी बात ही क्यों करनी यार। बात तो नॉर्मल हम एसिड बेस की करते हैं, वीक एसिड वीक बेस की, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी वीक होगा, ध्यान रखना। दूसरा, एक और चीज बता दूं, बहुत बार हम ओके अथर्व नो इश्यू, कभी कभी हम ये लिखते हैं ना कि कोई भी एसिड, बहुतों को क्या लगता है सर ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, किसी के रिलेटिवली, ये रिलेटिवली कुछ नहीं होता। आप और हम जब भी बात करते हैं, हम कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है जब उसको पानी में डाल रहे हो, राइट। पानी में जिसका के वन से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग, जिसका वन से कम वो वीक, और वीक में भी कंपेयर करना है तो वापस वही के से। तो ये रिलेटिवली जैसा कोई वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, किसका के वन होता है, अगर आपको ये जानना हो ना, जैसे मैं कहता हूं ना के वन से ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग, के वन से कम तो वीक, और के वन पता किसका होता है, H3O प्लस का। कैसे, वो भी आप खुद निकाल सकते। सोचो अगर इस, ये अगर एसिड है तो ये H प्लस आइन दे रहा होगा, किसको H प्लस आइन दे रहा होगा, H2O को। तो ये एसिड तो ये बेस, अब अगर ये H प्लस आइन देगा इसको तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस में। सोचो, जैसा लेफ्ट में वैसे ही राइट में। अगर मैं इसका के का एक्सप्रेशन लिखूं तो ऊपर भी H3O प्लस, यहां पर भी H3O प्लस, इसका के कितना आया 1, यानी H3O प्लस का के 1 है। HCl का के 1 से भी बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से OH आयन की बात करूं, OH आयन का, इसका के बी, अब आप सोचो अगर ये H प्लस आयन ले रहा तो क्या होगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और ये OH माइनस में। ये H प्लस आयन ले रहा है इसीलिए इसका के बी और ये वैल्यू भी 1। बट ये सब हम एब्सोल्यूट लेवल पर कर रहे हैं, कौन स्ट्रांग है किसी के रिलेटिवली कोई मैं बात करूं, हाँ पानी में डाल रहे हैं इतना जरूर है, बट अब किसी के रिलेटिवली नहीं। HCl स्ट्रांग है जिसका के 10⁵ वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग, के 10⁴ वो उससे कम, के 10⁵ वो उससे कम, के 10⁻⁻2 उससे कम, कंपेयर करते हो बात खत्म। जिसका के पानी में ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रांग, जिसका के पानी में कम वो कम स्ट्रांग, खत्म। समझ में आई बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। बहुतों को लगता है वाटर का के 1 होता, नहीं वाटर का कोई के नहीं होता, H3O प्लस और इसको। प्रिंस, कुछ सॉल्ट फॉर्मेशन न्यूट्रल नहीं होता, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, तो किसने कह दिया सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। चलिए, इसका एप्लीकेशन मैं भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसको यूज कैसे करना है ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काइनेटिक्स का डिस्कशन बाकी था तो जल्दी से उस काइनेटिक्स के डिस्कशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक काइनेटिक्स 9 से लेके 17 तक, ठीक है, ये डिस्कशन था। 9 जल्दी से आ जाओ, इसमें डाउट्स पूछ लीजिए। आयनिक का आज कुछ नया होमवर्क नहीं है, जो था उसी को वापस से करना, ठीक है। नाइन से लेके 17 तक जेई एडवांस,
बोलिए, डाउट्स बोलिए। नवदीप को आयनिक की फील आ गई, बहुत बढ़िया। नाइन्थ का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का सी याद करो, मैंने बताया था जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा बढ़ेगा परसेंटेज वाइज। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के सी में क्या लिखा हुआ है? हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। मतलब हायर टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब पर केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट में ज्यादा चेंज होगा। पर केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट में ज्यादा चेंज होगा। याद करो, मैंने एक एग्जांपल लिया था क्लास में, एक रिएक्शन का ई ए 20, दूसरे का ई ए 40 था। टेम्परेचर बढ़ाने पर जिसका ई ए ज्यादा है उसके रेट कांस्टेंट में चेंज भी ज्यादा होगा। तो इसी का मतलब हुआ कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होगी। डीके अपॉन डीटी, इसको यूं बोल दो, डीके अपॉन डीटी, ये किसके लिए ज्यादा होगा? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नाइन्थ का सी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10th। उससे पहले दूसरे पूछ लो, 10th बताता हूं। 8th शायद मैंने नहीं दिया था अभी, 8th होल्ड करो। 11 12 इधर आओ, 11 12 13 14, पहले ये कंप्लीट कर लो फिर मैं 9th बता दूंगा। 10th बता, 9th तो हो गया, 10th बताऊंगा लास्ट में। नाइन्थ के डी में भी डाउट है यार। नाइन्थ का डी मैंने बताया था, नाइन्थ का डेली, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजन अकर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी वाली टर्म नहीं आती है। तो ये जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलिजन्स हो रहे हैं उनको, कॉलिजन्स के कारण प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी वाला फैक्टर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जबरदस्ती डराया जा रहा है। इसमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, डाई एक्वो डाई ऑक्सिलेटो फेरेट, यानी C2O4 ट्वाइस H2O ट्वाइस। ये कोई कॉम्प्लेक्स है और इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो इसको ऑक्सीडाइज करने पर आयरन +2 से +3 में चला जाएगा, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, +2H2O। ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और यहां पर इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO4 माइनस का, Mn+2 +4H2O, 8H +5 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी आप चार्ज को चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, यहां पर भी चार्ज को हम बैलेंस करें तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कुछ आएगा, राइट। अब यहां पर पूछा क्या है कि बताओ कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H+2 MnO4 माइनस। तो देखो इस रिएक्शन में तो H+ है ही नहीं, केवल H+ इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो अगर 8H+ आयन कंज्यूम होंगे तो ये केवल 1 कंज्यूम होगा, यानी इन दोनों की रेट का जो रेशियो होगा वो 8:1 होगा। इनफैक्ट इस रिएक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, इस रिएक्शन की जरूरत पड़ती अगर यहां H+ आयन इन्वॉल्व होता, यहां कोई H+ आयन इन्वॉल्व नहीं, तो ये खत्म हो। और ये क्वेश्चन आप इस तरह के क्वेश्चन रिडॉक्स में बहुत सारे करते हो कि MnO4 आयरन को +2 से किस में ले जाता है? +3 में, और कार्बन को +3 से किस में लेके जाता है? +4 में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिडॉक्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत आसान है यार। क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट ऑर्डर के सारे स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। यस, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रू है। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हाफ लाइफ क्या होता है? T half = ln2/k।
टेम्परेचर बढ़ने पर के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो टी हाफ की वैल्यू कम होगी। हाँ, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, गलत। और डेली ऑप्शन चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन हम थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, T1 टेम्परेचर पर परसेंटेज यील्ड का कर्व कुछ ऐसा है विथ टाइम। तो T2 टेम्परेचर पर क्या होगा? देखो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कम होती है। तो T2 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर जो यील्ड होगी वो T1 से कम होगी, T1 से कम होगी। बट अब ऐसे दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहां पर हमें, अब ऐसे दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि T2 टेम्परेचर पर जो यील्ड होगी, एक तो ऐसे या ऐसे। अब इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूं कह दो जिसको थोड़ा किसी थ्योरी बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा आपको फील करना होगा, काइनेटिक्स को समझना होगा। जिसने काइनेटिक्स समझ ली उसी को समझ में आएगा। तो देखिए, हर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाती है और बैकवर्ड में भी जाती है। के एफ और के बी आप सबको पता है। अब आप सोचो, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होती है? के एफ इंटू ए। और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होती है? के बी इंटू बी, राइट। अब आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, के एफ भी बढ़ेगा और के बी भी बढ़ता है, ये दोनों ही बढ़ते हैं, के एफ और के बी दोनों ही बढ़ते हैं। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तब तो प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो बैकवर्ड रेट तो जीरो, बैकवर्ड रेट तो जीरो। फॉरवर्ड रेट की वैल्यू पहले जितनी थी T2 टेम्परेचर पर, उससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। यानी अब जब रिएक्शन T2 टेम्परेचर पर स्टार्ट होगी तो उसकी फॉरवर्ड रेट जो है पहले से ज्यादा होगी। यानी इट्स समथिंग लाइक दैट कि कार जो होती है, कार या कुछ भी आप कह दो, उसका पिकअप बढ़ गया तो कार की जो स्टार्टिंग होगी वो एकदम स्पीड से होगी, स्पीड से होगी। यानी ये वैल्यू बढ़ गई क्योंकि के एफ बढ़ गया। हां, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रिएक्शन होगी, अब यहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग थोड़ी फास्ट हुई तो ये कर्व इसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन एट द एंड ये तो हमें पता ही है कि यील्ड तो कम होनी है, यील्ड कम होनी है, तो इसलिए ये कर्व वापस इसको कट करेगा, ये कर्व वापस इसको कट करेगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स की शीट में है, जेई एडवांस में भी आया हुआ है। याद करना, जेई एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है जहां पर ये कर्व ऐसे दे रखे उन्होंने, ऐसे इस तरह से दो कर्व्स दे रखे हैं जेई एडवांस की एक्सरसाइज में। वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यानी ये आंसर सही होगा। चलिए, तो बचा हुआ काइनेटिक्स का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी जेई एडवांस पूरी बची हुई, जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं काइनेटिक्स की जेई एडवांस में, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर कहां था। रिमेनिंग जेई एडवांस काइनेटिक्स की। ठीक है, चलिए, बाय बाय।